नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का व्यस्त क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जो आपसे को बीबीआई क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा था, उसमें हमसे प्रैक्टिस सेट नंबर 13 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज जो है कि 14 नंबर प्रैक्टिस सेट हम सभी कंप्लीट करने वाले हैं और इसमें आप सभी को सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और हिंदी सेक्शन कंप्लीट करवाया जाता है, जो बिल्कुल आपके एग्जाम सिलेबस पर आधारित होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और देखिए, आप सबको बताना चाहते हैं, जो बिहार डीएलएड के लिए एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रहा था, उस पर अभी जो है कि होली के शुभ अवसर पर 50% ऑफ किया गया था। तो जो भी बच्चे कोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाए थे, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी भी कोर्स पर ऑफर है, यानी कि जो क्लास आपको 399 रुपया में मिल रहा था, वो अभी 199 रुपया हम कर दिए हैं। तो बहुत ही कम फी किए हुए हैं। तो जाके आपसे ज्वाइन करके इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। अभी भी ऑफर आपको मिल जाएगा। ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। अन्यथा सक्सेस योद्धा एप्लीकेशन का नाम है, प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करके आपसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को हम सभी। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हर क्वेश्चन के लिए समय भी आपको मिल जाएगा। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 11 जुलाई को। ध्यान रखिएगा आप सभी, 11 जुलाई को हर एक वर्ष जो है कि फ्रेंड विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और इसकी स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था, 11 जुलाई 1987 को हुआ था। तो अगर डेट पूछ लिया जाए तो इसे भी आप सभी जरूर याद रखिएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादन करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे उड़ीसा राज्य। ध्यान रखिएगा आप सभी, उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक लोहा उत्पादन होता है। आप सभी को कर्नाटक के बारे में पता होंगे। कर्नाटक कॉफी के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, कॉफी सबसे अधिक उत्पादन करता है कर्नाटक। छत्तीसगढ़ कोयला के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर झारखंड की बात किया जाए तो झारखंड में यूरेनियम सबसे अधिक उत्पादन होता है। ध्यान रखिएगा। और भंडारण में, कोयला भंडारण में झारखंड प्रथम स्थान पे आता है। ये चीज क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाए फ्रेंड कि लोहा उत्पादन में भारत का क्या स्थान है, तो भारत का जो स्थान है वो चौथा स्थान आता है। भारत लोहा उत्पादन में विश्व में, और भारत में प्रथम स्थान पे कौन आता है, उड़ीसा राज्य आता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये बन रहे कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में भी देंगे ग्रेफाइट का। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए, ग्रेफाइट का जो उपयोग करते हैं हम सभी लेड पेंसिल बनाने के लिए उपयोग करते हैं। और ये कार्बन का जो है कि शुद्ध रूप होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। इसे गरीबों का हीरा भी कहा जाता है। तो इतना सा जरूर याद रखिएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सोना में क्या मिलाया जाता है। चलिए क्वेश्चन 4 के लिए राइट आंसर बताएंगे आपसे। फ्रेंड आपसे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। तो आप सभी लाइक जरूर कीजिएगा आज की सेशन को। और जो चैनल पे पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ आपको कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा हर सब्जेक्ट का। तो बिल्कुल आप सभी टेंशन फ्री रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिए। बिल्कुल कहीं नहीं जाना आप सभी को। एक बार इसको ज्वाइन कीजिए, यहाँ आपको सारा चीज मिलने वाला है। जो वर्दी का सपना देखे हुए हैं उसे बिल्कुल अचीव आपको करवाने वाले हैं। आपकी बार वर्दी सबको मिलने वाला है, क्योंकि वैकेंसी ही इतना है। अगर थोड़ा सा एफर्ट लगा लीजिएगा तो समझ लीजिए कि वर्दी आपके हाथ में है आपकी बार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे तांबा और चांदी का उपयोग करते हैं सोना में। ध्यान रखिएगा आप सभी, किसका उपयोग करते हैं, तांबा और चांदी का। याद रहेगा आप सभी को। अगर यही क्वेश्चन आपसे इससे पूछ लिया जाए कि शुद्ध सोना जो होता है फिर वो कितने कैरेट का होता है, तो ये 24 कैरेट का होता है। ध्यान रखिएगा, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। और जो आभूषण बनाया जाता है उसमें कितने कैरेट का उपयोग करते हैं, 22 से लेकर 18 कैरेट का उपयोग करते हैं सोना का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 ये बन रहे कि चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे संवहन विधि से बाहर निकलता है चिमनी से धुआं। ध्यान रखिएगा। आप सभी दूध को उबाले होंगे या पानी को जो उबालते हैं वो भी संवहन विधि से ही गर्म होता है। ध्यान रखिएगा।
चालन विधि से गर्म क्या होता है, लोहा होता है। जैसे ये एक छड़ है, अगर यहाँ इस साइड पे अगर गर्म कीजिएगा तो धीरे धीरे देखिएगा ये साइड भी गर्म हो जाता है। तो ये चालन विधि से होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। विकिरण विधि से क्या होता है, तो आप सभी जो देखते हैं सूर्य से जो किरण आता है पृथ्वी पर, जो पृथ्वी गर्म होता है वो विकिरण विधि से होता है, ध्यान रखिएगा, याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 6 है कि भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्ष रचयिता किसने लिखी थी। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे बाण भट्ट ने, ध्यान रखिएगा। हर्ष रचयिता कौन थे, तो बाण भट्ट। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हर्ष रचित जो थे पुस्तक ये किसके द्वारा रचना की गई थी, बाण भट्ट के द्वारा। अगर आपसे इसे पूछ लिया जाए कि कालिदास का जो प्रमुख पुस्तक है वो कौन कौन सा है, तो एक मेघदूत याद रखिएगा और दूसरा अभिज्ञान शाकुंतलम को याद रखिएगा। मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है, तो ये कालिदास की है, ध्यान रखिएगा। कौटिल्य का कौन सा है, तो अर्थशास्त्र है। कौटिल्य कौन थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य भी कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 7 ये बन रही कि धारा प्रभाव वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो धारा प्रभाव वाले चालक के चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न होता है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। यानी कि ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे, क्लियर है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस क्षेत्र का जो प्रयोग किया गया वो पहली बार कब किया गया था, 1812 में किया गया था। किसके द्वारा, ऑस्ट्रिएट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, ऑस्ट्रिएट के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। और इसका उपयोग किसमें होता है, जैसे कि विद्युत मोटर होता है, विद्युत जनित होता है, उसमें उपयोग करते हैं चुंबकीय क्षेत्र का, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में 9 है कि डैश को इंगित करने के लिए विद्युत दाब का एक दूसरा शब्द है। तो विद्युत दाब का एक दूसरा शब्द हम सभी विभवांतर इसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। विभवांतर को इंगित करने के लिए हम सभी विद्युत दाब का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपसे ये बताइएगा हमको कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, आंसर करके बताइएगा आप सभी। किसी द्रव के ताप में वृद्धि के साथ क्या होता है, किसी भी द्रव में ताप की वृद्धि के साथ पृष्ठ तनाव एवं श्यानता दोनों में कमी होती है या कमी आती है, बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि किसी द्रव के ताप में वृद्धि के साथ क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव एवं श्यानता दोनों में कमी आती है, याद रखिएगा। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो श्यानता कम होती है, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो श्यानता कम होती है, और तापमान में वृद्धि के साथ पृष्ठ तनाव भी कम हो जाता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, अफीम जो है किस श्रेणी का दवा है। तो अफीम जो है ये अवसाद श्रेणी का दवा है, ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक वस्तु को उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 2f1 पर रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब जो होगा ये क्या हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब। तो याद रखिएगा इसका प्रतिबिंब हमेशा जो बनेगा वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 है कि जब हरी पत्ती पर सफेद प्रकाश डाला जाता है तब क्या होता है। तो हरी पत्ती पर अगर सफेद प्रकाश हम सभी डालेंगे तो यह हरा रंग ज्यादातर पत्ती से परावर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर हम सभी बी की तरफ जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। हरा रंग ज्यादातर क्या होता है, पत्ती से परावर्तित हो जाता है, ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, क्या कहना चाह रहा था कि जब हरी पत्ती पर सफेद प्रकाश डाला जाता है तब क्या होता है, हरा रंग ज्यादातर पत्ती से परावर्तित हो जाता है। अगला है, निम्न में सबसे भारी किरण कौन सी है। इनमें से सबसे भारी किरण की अगर बात किया जाए तो वो अल्फा किरण है, याद रखिएगा आप सभी। अल्फा किरण जो होता है फ्रेंड ये सबसे भारी किरण होता है, ये तब उत्पन्न होता है जब सभी भारी तत्व क्षय हो जाता है, तब जो है कि आपका अल्फा किरण उत्पन्न होता है। यहीं से याद रखिएगा आप सभी का अल्फा किरण और बीटा किरण जो है ये आपका तरंग दैर्घ्य नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ये आपका क्या है, उच्च ऊर्जा कण है, ना कि ये आपका तरंग दैर्घ्य है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस कण में एक कण तरंग द्विपद है। तो इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन जो है ये कण तरंग में एक क्या है आपका द्विपद है, ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा यहीं से बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था जी, जे थॉमसन ने किया था। कब किया था, 1897 में किया था। 1897 में जे थॉमसन ने जो है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक ही आणविक और संरचनात्मक सूत्र वाले समावयन को कहा जाता है।
तो इसे त्रिविम समावयन कहा जाता है। डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 18 कैरेट सोने में तांबे या चांदी जैसी अन्य धातु का कितना प्रतिशत होगा। अच्छा, 18 कैरेट सोने की यहाँ पर बात किया गया है, तो इसमें क्या कहा गया है, चांदी जैसे अन्य धातु का कितना प्रतिशत होगा, तो ये आपका 25% होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। जैसे कि आप सभी देखते होंगे कि 18 कैरेट शुद्ध सोना की अगर बात किया जाए तो इसमें तांबे चांदी या तांबा हो गया, ये लमसम जो है कि 25% होता है। हालांकि 24 कैरेट का सोना होता है जो कि 100% आपका शुद्ध होता है, 24 कैरेट का सोना। ये यहाँ पर आप सभी गौर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस घर्षण में स्वयं समायोजन बल है। इनमें से कौन सा एक घर्षण है जो कि स्वयं समायोजन बल है, तो ये आपका स्थैतिक घर्षण हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें स्वयं समायोजन बल है, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, घर्षण बल की बात किया गया है, तो घर्षण बल कैसे उत्पन्न होता है आप सभी को पता होंगे। बिल्कुल, सतह से जब संपर्क में आता है तो वहां घर्षण बल उत्पन्न होता है। तो कह सकते हैं कि विरोधी बल है जो कि गति के संबंध में दो सतहों के संपर्क से ही आपका घर्षण बल उत्पन्न होता है। क्लियर है। अच्छा, तरल बल क्या होता है पता है आप सभी को। जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ के माध्यम से गति करता है या तरल पिंड का विरोध करता है, उसे हम सभी तरल घर्षण कहते हैं। अच्छा, सर्पी घर्षण किसे कहा जाता है पता है आप सभी को। तो याद रखिएगा, जब एक पिंड दूसरे पिंड पर फिसलता है उसे हम सभी सर्पी घर्षण कहते हैं। एग्जाम्पल में आप सभी बर्फ को ले सकते हैं। अच्छा, लोटनिक घर्षण क्या होता है पता है आप सभी को। जब एक पिंड दूसरे पिंड पर कह सकते हैं कि लुढ़कता है, यानी कि लुढ़क लुढ़क के चलता है, वो लोटनिक घर्षण के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। जबकि आपका स्थैतिक घर्षण जो होता है ये अधिकतम घर्षण है जो कि पिंड के हिलने पर यह घर्षण आपको उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, धोवन सोडा का सामान्य नाम क्या है। अच्छा, धोवन सोडा की यहाँ पर बात किया गया है, तो याद रखिएगा इसे हम सभी सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं जी, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। अगर इसका सूत्र की बात किया जाए तो याद रखिएगा, सूत्र आपके पेपर में पूछा जाता है, Na2CO3 होता है। क्या होता है जी, Na2CO3 होता है धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र। अगर इसका रासायनिक नाम की बात किया जाए तो सोडियम कार्बोनेट होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है 20 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे मिश्रित ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। अच्छा, मिश्रित ग्रंथि की बात किया गया है तो आपसे क्या कह सकते हैं, अग्नाशय को ध्यान रखिएगा आप सभी। अग्नाशय को हम सभी मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि आर्किमिडीज सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इनमें से आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहले सत्य क्या है ये समझ लीजिए। पहले ऑप्शन नंबर ए को देखिए, यदि विस्थापित पानी का भार वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाएगी। बिल्कुल सही है, वस्तु डूब जाएगी। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, आर्किमिडीज सिद्धांत एक स्वतंत्र सिद्धांत है, ये गलत है। स्वतंत्र सिद्धांत नहीं है आर्किमिडीज का सिद्धांत, ध्यान रखिएगा आप सभी, यही गलत है। अच्छा, सी क्या दिया हुआ है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत को न्यूटन की गति के नियम से निकाला जा सकता है। यह भी सत्य है कि आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है न्यूटन के गति के नियम से भी निकाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या दिया हुआ है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत एक स्वतंत्र सिद्धांत नहीं है। बिल्कुल सही है कि ये एक स्वतंत्र सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसमें सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला है, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए, उपसर्ग क्या होता है, किसी भी शब्द के आगे लगता है। तो यहाँ पर अभी जो है यही आपका उपसर्ग शब्द है, जबकि भाषण मूल शब्द है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपसर्ग शब्द का सही विकल्प है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहिष्कार। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें उपसर्ग शब्द है जो आप बहिष देखते हैं। ठीक है, बहिष जो है यह आपका क्या है, उपसर्ग शब्द है, जबकि कार आपका मूल शब्द है। अगला है, इनमें से कौन सा ना उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है। इनमें से कौन सा एक शब्द है जिसमें ना उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है, यानी ना उपसर्ग से नहीं बनाया गया शब्द है। तो जैसे देखिएगा आप सभी, नाजुक, नाजुक ये आपका मूल शब्द है। जुक कोई भी शब्द नहीं होता है, तो ये आपका मूल शब्द है नाजुक। जबकि इसमें देखिएगा तो ना खुश, तो ना अलग से जुड़ा गया है, खुश तो एक शब्द है, इसमें ना जोड़ दिए तो ना खुश हो गया। लायक, लायक भी एक शब्द होता है और इसमें ना जोड़ दिए तो नालायक हो गया। उसी प्रकार से पसंद एक शब्द होता है, इसमें ना जोड़ दिए तो नापसंद हो गया। जबकि जो कोई भी शब्द नहीं है,
तो ना जो कि ये मूल शब्द है, तो इसी में आपका ना उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि सभी में हुआ है। अगला है अन्य प्रत्यय से रहित शब्द कौन सा है? तो पानीनीय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, पानीनीय हो जाएगा। तो यहाँ पर अन्य का प्रयोग हुआ, पानी में अन्य जोड़े तो पानीनीय हो गया। अगला क्वेश्चन है आवा प्रत्यय से निर्मित शब्द क्या होगा? तो आवा का क्या हो जाएगा, यानी कि किस में जोड़ेंगे? प्रत्यय जो निर्मित शब्द होगा, अगर पीछे में आवा जोड़ा जाए, आवश्यक नहीं होगा, प्रावधान नहीं होगा, आवागमन नहीं होगा। जैसे भूलावा, भूल में आवा जोड़ेंगे तो भूलावा होगा, ठीक है। भूल में क्या जोड़ेंगे? आवा, तो भूलावा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाता है उसे हमसे क्या कहते हैं? तो जो भी प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। याद रखिएगा आप सभी, कौन सा प्रत्यय कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे तद्धित प्रत्यय का कुछ उदाहरण देख लीजिएगा, जैसे कि भूख है, भूख है, इसमें भूख में आ जोड़ दिए तो ये क्या हो गया? भूखा हो गया, ठीक है। ये आपका तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। उसी प्रकार से एक याद रखिएगा, मेहनत, मेहनत में अगर आप से आना जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मेहनताना हो जाएगा। याद रखिएगा, मेहनताना हो जाएगा। ये भी आपका तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। जैसे आपसे मेहनत अभी लिखे हम, मेहनत में ई जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका मेहनती हो जाएगा। ये भी आपका तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। उसी प्रकार से लोहार में इन जोड़ दीजिए तो लोहारिन हो जाएगा। भिखारी में इन जोड़िए तो भिखारिन हो जाएगा। मानव में ता जोड़िए तो मानवता हो जाएगा। धन में वान जोड़िए तो धनवान हो जाएगा। ये सभी तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है। खटमल कैसा शब्द है? तो देखिए खटमल जो है आपका योग रूढ़ शब्द होता है। देखिए योग रूढ़ शब्द क्या होता है पता है आप सभी को? याद रखिएगा आप सभी, वैसा शब्द जो यौगिक ही होता है बट किसी के लिए वो क्या हो जाता है? रूढ़ बन जाता है। उसी को हम सभी क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। जैसे कह सकते हैं कि लंबोदर, ये किसी के लिए रूढ़ है। रूढ़ किसके लिए? गणेश के लिए है। जैसे दशानन, ये किसी के लिए रूढ़ शब्द है। किसके लिए? तो याद रखिएगा रावण के लिए है ना। तो जिसके लिए रूढ़ बन जाए उसी को योग रूढ़ कहा जाता है। जैसे कि खटमल जो होता है ये किसी के लिए रूढ़ है। रूढ़ किसके के लिए? जो उड़ीस होता है, जो खटिया में पाए जाते हैं, उसी को कहा जाता है खटमल। तो खटमल किसके लिए रूढ़ है? उड़ीस के लिए रूढ़ है। तो ये आपका योग रूढ़ होगा। याद रखिएगा आप सभी। रूढ़ शब्द क्या होता है? जिसे विखंडित नहीं किया जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है। तद्भव क्या होता है? जो संस्कृत का शब्द था बदल के हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं उसी को तद्भव कहते हैं। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द चुनिए। देखिए यौगिक जो हो जाएगा मुख्यमंत्री। यौगिक में दो शब्द जुड़ जाता है, जैसे कि मुख्य अलग शब्द है, मंत्री अलग शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका यौगिक शब्द होगा। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से किताब शब्द है। तो देखिए किताब की बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा विदेशज शब्द हो जाएगा। देखिए एक देशज होता है, जैसे कि पगड़ी हो गया, कटोरा हो गया, ये सभी देशज शब्द है। जबकि विदेशज क्या होता है? जो अलग देश का शब्द हो। जैसे किताब हो गया, जैसे क्लर्क हो गया, रेल हो गया, ये सभी विदेशज शब्द है। जबकि गाड़ी देशज शब्द है। तत्सम क्या होता है? ये संस्कृत वाला शब्द होता है।